मंत्रिमंडल के वरिष्ठ साथी, आदरणीय श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल, मंच पर उपस्थित वाटर रीजन 2047 की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए दूर दराज क्षेत्रों से आए सभी राज्यों के माननीय मंत्रीगण, सभागार में उपस्थित भारत सरकार और राज्यों की सरकारों के सभी वरिष्ठ अधिकारियों, पत्रकारों, वाटर विजन 2047 माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब इस कार्यशाला के आयोजन के बारे में हमने पहली बार चर्चा की थी, मुझे स्मरण है विभाग के अधिकारियों की टोली के साथ बैठ करके जब हमने पहली बार इस विषय पर विचार किया, मन में कल्पना ये थी कि शायद जो कार्यक्रम आयोजित करेंगे इसमें कुछ राज्यों के मंत्रीगण उपस्थित होंगे, शायद कितने राज्यों के अधिकारी आएंगे, लेकिन 2 दिन की इस कार्यशाला में जिस तरह से राज्यों ने अपनी सहभागिता दिखाई, राज्यों के माननीय मंत्रीगणों ने भी अपने अपने राज्य में जिस तरह से काम किया है उसके बारे में जिस विस्तार के साथ में, जिस एंथुसियाज्म के साथ में अपनी बात रखी, मैं हृदयपूर्वक सबका अभिनंदन करते हुए मन से इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैं अभिभूत हूँ। जिसका पुराना नाम मिंटो हॉल हुआ करता था। 1909 में बेगम सुल्तान ने इस भवन का निर्माण कराया और तब से लेकर के इस 113-14 साल के समय में इस इमारत में बहुत सारे बदलाव देखे। ताजमहल के शहर भोपाल में बदलते हुए राजनीतिक परिदृश्य को भी देखा होगा और बदलते हुए पानी के परिदृश्य को भी देखा होगा। जैसा मैंने पढ़ा है कि भवन चूंकि आजादी के बाद हमीदिया कॉलेज के रूप में उपयोग किया गया, आजादी के ठीक बाद से विधानसभा के रूप में भी इस भवन का उपयोग किया गया। निश्चित रूप से इसकी दीवारों ने जब इस सभागार में, इस भवन में मध्य प्रदेश में आजादी के समय में और आजादी के बाद से लगातार कई दशक मध्य प्रदेश के किसानों को जल किस तरह से मिले, किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा किस तरह से मिले, पीने के पानी की सुविधाओं का विकास किस तरह से हो, ये दीवारें ऐसी बहुत सारी चर्चाओं की साक्षी हुई। आज इस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के रूप में भी जब इन दीवारों ने जल के बारे में उन सारी चर्चाओं पर आप सबकी सहभागिता, आप सबके विचार सुने होंगे, तो निश्चित रूप से इन दीवारों ने भी कहीं न कहीं सतीक को स्मरण किया। मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मध्य प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि जब ये प्रस्ताव चर्चा के स्तर पर था तभी he took it as an opportunity and grabbed the opportunity कि हम मध्य प्रदेश में ही इसको आयोजित करें, और उन्होंने उसके लिए बहुत सारे आर्गुमेंट्स दिए। मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के मेरे साथी मंत्री तुलसी सिंह जी का, मुझे यादव जी का, कि उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ में इस कार्यशाला को, इस कॉन्फ्रेंस को अंजाम दिया, their sense of hospitality was beyond your expectation। बहुत सारा धन्यवाद। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हम हमारा देश अमृत काल में प्रवेश करते हैं। अब से पहले हमने अनेक वर्षों तक पानी के प्रबंधन को लेकर के चर्चाएं की होंगी, पानी के साथ जो है उपलब्धता किस तरह से बढ़ाई जा सकती है इसके बारे में चर्चा की होगी। हर एक राज्य ने अपने अपने दृष्टिकोण से उस दिशा में अनेक काम किए हैं, लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि दृढ़ संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सशक्त कदमों के साथ एक विकसित भारत बनने की दिशा में आगे चल रहे हैं।
लिमिटेड रिसोर्स है, जीवन का आधार है। मुझे आज किसी की प्रेजेंटेशन में जो शब्द है मुझे वो शब्द है कि प्रेम के बिना काम चल सकता है, प्यार के बिना काम चल सकता है, लेकिन पानी के बिना नहीं चल सकता। लेकिन जिस तरह की चुनौतियां अभी हम सब ने अपनी चर्चाओं में की, हम सब ने इस बात को स्वीकार किया कि आने वाले समय में पानी बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है। हम सब ने इस बात को स्वीकार किया, इस बात को माना, अपने प्रेजेंटेशंस में माना, अपनी चर्चा में माना, अपने वक्तव्य में माना, अनौपचारिक औपचारिक बातचीत में इस बात को स्वीकार किया कि बढ़ती हुई आबादी, बदलता हुआ पर्यावरण और पर्यावरण के कारण से बदलते हुए रेनफॉल पैटर्न, बढ़ता हुआ औद्योगिकरण, बढ़ता हुआ ऑर्गेनाइजेशन, बढ़ती हुई इकोनॉमी, इन सब के कारण से पानी की आवश्यकता नित्य प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसा मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में भी उद्घाटन के सत्र में भी इस बात को आप सबके सामने निवेदन किया कि जितनी पानी की उपलब्धता आज है हार्वेस्टेबल कंपोनेंट, 2047 तक जाते जाते लगभग हम उसको सरपास करके उससे आगे उससे अधिक आवश्यकता हम सबकी होने वाली है। और निश्चित ही इसके चलते 2047 की तैयारी हम किस तरह से करें। 2047 में जो राज्यों की आवश्यकताएं होंगी, क्योंकि राज्य संविधान की व्यवस्था के अनुरूप जल राज्यों के विषय प्राथमिक रूप से इसकी तैयारी करना, उस तैयारी के ऊपर अमल करना, ये राज्यों का दायित्व है। अब तक जिस तरह से हमने आजादी के बाद में सरकारों ने जिस तरह से काम किया, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि क्योंकि हम हमेशा अभाव में रहे, हमारे पास कोई कमी थी, संसाधनों की सीमितता थी, संसाधनों की कमी होती थी। देश विकास में आजादी के बाद में देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। अनेक चुनौतियां हमारे सामने खड़ी है और उन सब के को सामना करने और उन सब संकटों का समाधान करने के लिए हमें बहुत सारी प्राथमिकताओं को बदलते रहना होगा। सिर्फ संसाधनों की सीमितता के चलते हुए हमने हमेशा कंटिजेंसी पर काम किया। आज जो आवश्यकता है, इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम किस तरह से काम करें, इस दृष्टिकोण से सोच करके राज्यों ने और देश की सरकारों ने, सभी सरकारों ने, सभी दलों की सरकारों ने, सभी विचारधाराओं की सरकारों ने इसी दृष्टिकोण से काम किया। जब समस्या मुंह तक आती थी शायद तब तक हम उसे टालने की कोशिश करते थे। जब उससे सर से ऊपर से जब निकल गई होती थी तब हम उस समस्या के समाधान के लिए काम करते थे। और संसाधनों की सीमितता के चलते हुए जो प्रयास हम करते थे, वो प्रयास जब तक पूरे होते थे तब तक वो समस्या एक नए अध्याय उस समस्या का प्रारंभ हो जाता। लेकिन आज जब हम विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे, तो एक विकसित देश से इस बात की अपेक्षा नहीं की जा सकती वो कंटिजेंसीज पर काम है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमने अभाव से आगे बढ़कर प्रचुरता के साथ में काम करना प्रारंभ किया, जल जीवन मिशन में काम करते हुए, स्वच्छ भारत मिशन में काम करते हुए, मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये बात कहता है कि पहले ये होता था कि राज्यों की सरकारों के, राज्यों के मंत्रीगण, चाहे सभी राज्यों के मंत्री केंद्र की सरकार के मंत्रियों के पास में आते थे, उनसे आग्रह करते थे कि हमारी ये स्कीम है, इस स्कीम पर इतना पैसा दीजिए, इस पर इतना काम करना है, कुछ पैसा दीजिए, कुछ जो है जो शायद थोड़ा प्यार करते थे, सरकार भी करती थी, जब आते थे तो शायद वो मिठाई का डब्बा लगाते थे। लेकिन अभी स्थिति हो गई, अभी हम प्रचुरता में काम कर रहे हैं। अभी स्थिति है कि सभी राज्यों की सरकारों के पास में हमारा पैसा है, हम जाकर के आग्रह करते हैं कि हम मिठाई का डब्बा लेकर के जाते हैं, भाई थोड़ा काम करिए, काम को गति प्रदान करिए। इस तरह से ये जो है एक काम करने का नैरेटिव बदला, काम करने की परिस्थितियां बदली और एक विकसित देश होने की दिशा में बढ़ने के लिए ये आवश्यक है कि हम अब फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग के आधार पर काम करें। हम अब तक जितने भी काम करते थे वो कंपल्शन के आधार पर करते थे, अब समय आ गया कि हम कन्विक्शन के आधार पर इस दिशा में काम करने के लिए आगे बढ़ें। मित्रों, आप सब आए, बहुत लंबे लंबे सेशंस हुए, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मैं जो अनुभव कर रहा था अपने व्यक्तिगत इतने साल के, लगभग 30 साल के सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के अनुभव के नाते मैं जानता हूं कि मैंने बहुत सालों मंच के उस ओर बैठ करके और मंच के इस ओर मंच पर बैठ करके भी मैंने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस, कन्वेंशंस जो है अलग अलग तरह की मीटिंग्स को अटेंड किए। और मैं जानता हूं कि दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में चाहे किसी भी तरह का कन्वेंशन, किसी भी तरह का कार्यक्रम हो,
चाहे पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग हो, उससे लेकर के कोई इंटरनेशनल नेशनल कन्वेंशन हो, भोजन के बाद के सत्र में जागते रहने की चुनौती अपने आप में सबके सामने है। और जब मैं मंच पे बैठने लगा तो दोहरी चुनौती थी, खुद भी जागते रहना और सामने वालों को जगाना भी। लेकिन मैंने अनुभव किया कि इस 2 दिन में आप सब लोगों को जिस तन्मयता के साथ में आप सब लोग इस विचार के साथ में जुड़े थे, इस विषय के साथ में जुड़े थे, ये विषय की गंभीरता और विषय के प्रति आप सबकी गंभीरता, इस बात की परिचय है आप सब प्लेनरी सेशन हुआ उद्घाटन सत्र के बाद में, जहां हमने 2 दिन तक किस तरह से इस पूरी कार्यशाला में हम सब चर्चा करेंगे। आदरणीय देवाश्री जी ने हम सबके सामने विषय रखा। उसके बाद 5 थीमेटिक सेशन अलग अलग हुए। वाटर सिक्योरिटी पे हमने पहले सेशन पे बात की, जहाँ हमने डेफिसिट, जहाँ वाटर डेफिसिट है उन एरियाज में, जहाँ वाटर सरप्लस है उन एरियाज में, जहाँ हिली एरियाज हैं, वहाँ आने वाले समय में चुनौतियाँ कैसी होंगी और हम 2047 तक कैसे इस लक्ष्य के साथ में हम आगे बढ़ेंगे, इस योजना के साथ में आगे बढ़ेंगे। हालांकि मैं नहीं कहता कि हमने सब केवल उन्हीं विषयों पर बातचीत की होगी, हमने आज जो कर रहे हैं उस पर भी चर्चा की, लेकिन निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम सबके मन में इस विचार का बीज जरूर प्रत्यारोपित हुआ है कि हम 2047 तक आगे कैसे काम करेंगे। हमने दूसरे थीमेटिक सेशन में वाटर यूज एफिशिएंसी पर बात की, रीयूज पर बात की। मुझे याद आता है कि मैं जब डेनमार्क गया था पीछे, और डेनमार्क में जब वर्ल्ड वाटर विजन पर जब चर्चा हो रही, तब मैंने वहाँ एक थीमेटिक सेशन को चेयर करते हुए अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में एक बात की। मेरे मन में वो विचार आया, मैंने उस दिन ये बात कही थी, क्योंकि उस सेशन का जो सब्जेक्ट था वो वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर था। मैंने उस दिन कहा था, और वो मैं आज इस भोपाल डायलॉग में भी एक बार फिर जिम्मेदारी के साथ में कहता हूँ कि अगर हमें वेस्ट वाटर इस टर्मिनोलॉजी से ही शब्द को निकालना, कोई पानी जो है वो वेस्ट नहीं है, हर एक बूंद पानी जो है वो रिसाइकलेबल है, रीयूजेबल है, वो हमारे लिए असर है। हम जब तक उसको वेस्ट की तरह देखेंगे तब तक वो हमारे मन में उसको देखने की भावना जो है अलग करेगी। हम उसे वेस्ट की तरह पुकारना बंद कर दें, वो हमारे लिए रिसाइकल रीयूजेबल वाटर है, हम उसको न्यू वाटर की तरह काम में ले सकते हैं। इस तरह से हमको सोचने की आवश्यकता है। हमने वाटर गवर्नेंस पर बात की। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से वाटर गवर्नेंस पे जिस अथॉरिटी के साथ में, जिस अधिकारिता के साथ में अपना वक्तव्य रखा, मैं मानता हूँ कि शायद हम में से अधिकांश लोगों ने पलक भी नहीं चल पाई। एक राजनीतिक नेतृत्वकर्ता किस पैशन के साथ में और किस गंभीरता के साथ में और किस गहराई के साथ में इस विषय पर चर्चा करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब वो इसलिए, ये अधिकारिता सिर्फ उनको इसलिए मिली कि उन्होंने 5 साल तक मुख्यमंत्री रहते हुए उसको जिया है, उसके साथ में अपने आप को सतत जो है जोड़ करके रखा इस विषय को, तब उन्होंने अधिकारिता के साथ में इन सारे विषयों पर बात की। 2047 तक वाटर गवर्नेंस के माध्यम से हम किस तरह से मध्य प्रदेश को उन्होंने सुरक्षित बनाने का सपना देखा, वो विजन क्रिएट किया, ये हम सब के लिए एक नई दृष्टि का प्रदाता है। हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में चौथे सेशन के बारे में बातचीत की, जहाँ हमने क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से करें इस पर गहनता से विचार विमर्श किया। 5वां अंतिम सत्र जो अभी समाप्त हुआ, वो हमने वाटर क्वालिटी के बारे में बात की। भारत की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने पीने के पानी में क्वालिटी को पहली बार प्रोमिनेंस देने का काम किया। मैं जिम्मेदारी से इस बात को स्वीकार करता हूँ। मैंने बहुत बार इन कॉन्फ्रेंसेस में अलग अलग कहा है, क्योंकि भारत में व्यवस्था में विश्वास नहीं था और किसी तरह के जांच की व्यवस्था नहीं थी। इसके चलते लोग अपने घरों में या तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज पानी पीने के लिए मजबूर थे, और अन्यथा जो लोग अफोर्ड कर सकते थे वो बिना किसी कारण के भी पानी की गुणवत्ता की जांच की कोई व्यवस्था न होने के कारण से अपने घर में किसी न किसी तरह का फिल्टर सिस्टम लगाने की मजबूर। कोई आरओ भी लगा रहा था, कोई आरओ बेस्ड फिल्टर प्लांट लगा रहा था, कोई जीरो भी लगा रहा था, कोई यूरेका फोर्स का लगा रहा था, वो लेकिन उससे भी कैसा पानी आता है इसकी किसी तरह की जांच की कोई सुविधा नहीं। मात्र कि ये कंपनी की जो है या तो गुडविल की बेस पर, या कहीं मेरे जैसा व्यक्ति तो शायद जो उसका एडवर्टाइज करने वाला मॉडल है, फिल्म का मॉडल, हेमा वाले ने कहा कि कैंट का पानी अच्छा होता है तो हमने उसको खरीदना लगाना शुरू किया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उसका एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम किया। पंजाब के माननीय मंत्री जी जब बात कर पंजाब छत्तीसगढ़ के माननीय मंत्री जी बात कर रहे थे, इन्होंने झारखंड जब इन्होंने बहुत विस्तार से पानी में क्या करना चाहिए गुणवत्ता के, आप दोनों ने
और आपने कहा कि इस पर काम करने की आवश्यकता है। 2000 लेबोरेटरीज हमने बनाई, हमने 16 लाख लोगों को ट्रेन किया, हमने उसके बाद में IoT बेस्ड सेंसर बेस्ड डिवाइसेस को डेवलप करके भारत में और उनका प्रोटोटाइप को 100 जगह पर टेस्ट किया ताकि हम विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन से पानी की गुणवत्ता की परख कर सकते। पहली बार इस देश में इस दिशा में काम हुआ। हमने इन सब विषयों पर विस्तार के साथ में चर्चा की। राज्यों के भारत सरकार के भी विभिन्न विभागों ने अपने अपने दृष्टिकोण से अपने अपने विषय पर मूल्य पर प्रेजेंटेशंस किए। और मैं ये मानता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस के 2 दिन के बाद में, और मैं जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और एक दूसरा शब्द जो उन्होंने पिछले हाल ही के दिनों में जिस पर बार बार बात करना शुरू किया है, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, ये दोनों अगर कहीं चर्चा होते हुए दिखाई दिए तो वो आज इस 2 दिन की कार्यशाला में व्यक्तिगत रूप से मैं भी मानता हूँ, आप सबने स्वीकार किया होगा कि हमने उसको यहाँ पे साकार होकर देखा। जब सारे राज्य विभिन्न जो है राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठ करके एक विचार के एक विषय के हम सब लोग एक साथ एक मनोदशा के साथ में एक साथ संवेद स्वर से सब चीज बातचीत भी कर रहे थे, एक दूसरे के विचार को सुन भी रहे थे और उस पर काम करने के लिए अपनी कल्पनाओं को गढ़ भी रहे और साथ साथ में सरकार के भी सभी अंग और उपांग एक साथ मिलकर के इस विषय पर बातचीत कर रहे थे। हम सब लोग काम कर रहे थे, एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखने की बात कर रहे थे, एक दूसरे के नवाचारों से सीखने की बात कर रहे थे। क्योंकि जो भी थी इस कार्यशाला से हम सबको कुछ न कुछ टेकअवे अवश्य होता है। कहीं हमें एक दूसरे राज्य में जिस तरह के इनोवेटिव आइडियाज पर काम हुए, कुछ नए कॉन्सेप्ट पे काम हुए, उसके बारे में हमने एक दूसरे से सीखा। कुछ बातें हमें निश्चित रूप से नए विचारों के रूप में मिला, लेकिन इस भोपाल डायलॉग से, इस वाटर विजन से जो कुछ टेकअवे मैं ये मानता हूँ कि जो निकलने चाहिए, जिनके बारे में हम सबको जाने के बाद में यहाँ से उस विचार को लेकर के जाना चाहिए, उसमें पहला विषय है कि हम किस तरह से कन्वेंस में वाटर लॉसेस को कम कर सकते। अभी मध्य प्रदेश का मोहनपुरा का चलचित्र हम सब ने देखा था, कर्नाटका ने उस पर काम किया, उत्तर प्रदेश ने उस पर काम किया, अनेक राज्यों ने इस पर काम किया। हमने स्काडा सिस्टम्स लगा करके और प्रेशराइज्ड पाइप नेटवर्क के माध्यम से हम सब ने भी जो है सिंचाई के रकबे को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, लॉसेस को किस तरह से मिनिमाइज किया जा सकता है, इसको यहाँ भी हम सब ने अपने चर्चाओं में देखा है। अपने अपने राज्यों में हम किस तरह से इस काम को प्रोत्साहित करके इस विचार को आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर हम सबको काम करने की आवश्यकता है, इस विचार को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी के क्रम में माइक्रो इरिगेशन को किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं और माइक्रो इरिगेशन की उपयोगिता के बारे में मैं कुछ कहूँ, मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है, कुछ काम हम सब ने किया, लेकिन जो एक हॉलिस्टिक कमिटमेंट हम सबका होना चाहिए कि हम 70 मिलियन हेक्टेयर्स का जो टारगेट हमने लिया, उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो हमारा एस्टिमेटेड पोटेंशियल है उसको अचीव करने के लिए हम सब लोग तेज गति के साथ में काम करें, अपने एफर्ट्स को मल्टीप्लाई करें। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से जब प्रेजेंटेशन किया जा रहा था तब कहा गया था कि उसको लेकर के जो भारत सरकार ने एक कॉर्पस फंड बनाया है, उसमें अभी बहुत सारा स्कोप है कि हम उसको जो है राज्य उसको अवेल कर सकते हैं। ऐसे राज्य जहाँ अभी इस दिशा में काम करने की बहुत गुंजाइश है। तो पंजाब के माननीय मंत्री जी आए, मैं इनको कहूँगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी मेरे इस विषय को पहुँचाएं। मैं भी उनसे इस बारे में चर्चा करूँगा कि हम किस तरह से वाटर यूज एफिशिएंसी पर काम करें। टेक्नोलॉजी के उपयोग से हम गवर्नेंस को भी और ज़्यादा सुदृढ़ कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी के उपयोग से हम इरिगेशन पोटेंशियल को और अधिक सुचारू रूप से कर सकते हैं और अधिक उपयोगी बना सकते हैं, प्रोडक्टिव बना सकते हैं, पानी की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं और पानी के उपयोग को भी बढ़ा सकते हैं। इस दिशा में हम सबको काम करने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन में इस बात की चर्चा की थी, उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन का उदाहरण देकर के की थी। हम सब लोगों ने भी, क्योंकि हम सब यहाँ जितने लोग बैठे, मंच पर बैठे और मंच के सामने बैठे हुए सब सुदीर्घ अनुभव रहे, हम सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि पीपल्स पार्टिसिपेशन वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। समाज यदि किसी भी चुनौती को अपने कंधे पर उठा ले, अपनी किसी भी जिम्मेदारी को अपने कंधे पर उठा ले, तो निश्चित रूप से उसे सुगमता के साथ में उस चुनौती को हराया जा सकता है और उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। पानी के क्षेत्र में हम जन भागीदारी को किस तरह से बढ़ाएं, सिंचाई के क्षेत्र में और
और पेयजल के क्षेत्र में, दोनों में हम समाज आधारित परिचालन व्यवस्था को किस तरह से सुदृढ़ करें, इस दिशा में भी हम सबको इस टेकअवे के रूप में काम करने की आवश्यकता है। पानी के लिए जैसा महाराष्ट्र की सरकार ने के बारे में बात करते हुए आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि स्टेट लेवल पर एक वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की बॉडी बनाने की आवश्यकता है। हमें भी अपने राज्य में इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए अधिकारियों को और राजनीतिक नेतृत्वकर्ताओं को सभी को इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। पीने के पानी की गुणवत्ता की हम सब के लिए अत्यंत महत्व का विषय है। अंतिम वक्ता के रूप में बात करते हुए भी माननीय मिथिलेश जी जब बात कर रहे थे तब उन्होंने बहुत जोर देकर के इस बात को कहा, हम अपने रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाएं, क्वालिटी की दृष्टि से भी और क्वांटिटी की दृष्टिकोण से भी। ये विषय भी निश्चित रूप से हम सब की वार्ता से एक बीज रूप में निकल के यहाँ प्रतिपादित होता है। टेक्नोलॉजी की जब मैं बात करता हूँ तो साथ साथ में जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में हम सबको मार्गदर्शन देते हुए, हम सबको आशीर्वाद देते हुए कहा कि हमें जियो सेंसिंग पर काम करना चाहिए, जियो मैपिंग का उपयोग करना चाहिए। रिमोट सेंसिंग और 3D मॉडलिंग के माध्यम आधार पर हम किस तरह से अपने वाटर रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। बिकॉज अभी तो हम सब के लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज भी अपने आप में एक चुनौती देश में। जैसा हम सब जानते हैं कि हमारी भूगर्भ जल पर निर्भरता जो है वो दुनिया में सर्वाधिक है। हम दुनिया में सबसे ज़्यादा जमीन का पानी निकालने वाले देश हैं। लेकिन हमसे पहले हमें अपने भूगर्भ के जल स्रोतों को, सिंस दे आर इनविजिबल सोर्सेज, सो वी वर नॉट अवेयर ऑफ them. So we took a commitment and we have started working in a mission board that to make invisible water visible through अटल भूजल योजना। हमने जब इस पर काम करना प्रारंभ किया, हम किस तरह से अपने रिसोर्सेज को तकनीकी के आधार पर पहचान करके उनकी व्यवस्थाओं को तकनीकी के आधार पर करें ताकि हम लंबे समय तक उन संसाधनों का ठीक से उपयोग कर सकें। ग्राउंड वाटर रिचार्ज एक्टिविटीज को हम सब ने संवेद से स्वीकार किया है। हम सब अपने अपने दृष्टिकोण से उस पर काम भी करें। हर राज्य के प्रतिवेदन में, हर राज्य के प्रेजेंटेशन में इस बात का कहीं न कहीं उल्लेख हुआ है कि हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं। हमने यहाँ से एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखा होगा, सीख करके हम किस तरह से गति प्रदान कर सकते हैं, इस विषय पर भी हम सबको काम करने की आवश्यकता है। सर्कुलर इकोनॉमी की चर्चा भी अनेक बार हुई, अनेक प्रेजेंटेशंस में उस पर बातचीत हुई। हम वाटर में सर्कुलर इकोनॉमी को किस तरह से लाएं, जैसा मैंने कहा कि हम वेस्ट वाटर के वेस्ट को हटा करके रीयूजेबल वाटर की डेफिनेशन लाएं और रिसाइकल और रीयूज को किस तरह से प्रमोट करें, इस पर हमें अपनी गंभीरता के साथ में सोच करके आगे कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। देखिए, एक बूंद पानी को हम रिसाइकल करके रीयूज करते हैं तो कंप्लीट वाटर साइकिल में हम एक बूंद नया पानी यूज करेंगे। और आज जिस तरह की चुनौती मुझे सामने दिखाई देता है, अगर आज हमने इस विषय पर गंभीरता से काम करना प्रारंभ नहीं किया, हमने अपने कन्विक्शन से इस विषय पर काम नहीं किया, तो हमारी आने वाली पीढ़ी को कंपल्शन से रिसाइकलेबल वाटर पीने के लिए मजबूर। दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहाँ इस तरह का होता है। ये हमारी जिम्मेदारी कि हम आने वाली पीढ़ी को ठीक उसी तरह से इन रिसोर्सेज को हस्तांतरित करें जैसे हमने अपनी पिछली पीढ़ी से प्राप्त किया। और यही हमारा मिशन भी है, यही हमारा कर्तव्य भी है। और क्योंकि वी ऑल आर ब्लेस्ड दैट वी हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन दिस सेक्टर, चाहे हम मंच पर बैठे हुए राजनीतिक नेतृत्वकर्ता लोग हों, चाहे आप सब लोग जो अपने पुरुषार्थ के बल पर आकर के यहाँ इस समय में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे कहने का ये भाव नहीं है कि हमने पुरुषार्थ नहीं किया, हम लोगों ने भी शायद दिन दिन जाग करके काम किया होगा तब इस मुकाम पर आकर के पहुँचे। लेकिन आप सब लोगों के पास अपनी एक अपॉर्चुनिटी इस सेक्टर में काम करते हुए अपने ठोस पदभार आप यहाँ पर छोड़ करके जाएं। इस दिशा में हम सबको काम करने की आवश्यकता है। वाटर बजटिंग पर काम करें। इसके अतिरिक्त जो है वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए भी जमीन के ऊपर भी और जमीन के नीचे भी। मैं कुछ दिन पहले मुझे ऑस्ट्रेलिया जाने का अवसर मिला था, मैंने वहाँ देखा उस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ पर हम किस तरह से काम कर सकते हैं। जापान में जैसे अर्बन एरियाज में स्टॉर्म वाटर की बात के कारण होने वाली चुनौतियों की हमने बात की और उन चुनौतियों को हम अवसर में किस तरह से बदल सकते हैं। जापान में टोक्यो शहर में जो अर्बन फ्लडिंग होती थी उसको मिटिगेट करने के लिए उन्होंने अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर्स बनाए।
जितने स्टेडियम्स हैं, जितने पार्किंग एरियाज हैं, जितने जो गार्डन्स हैं, उन सब के नीचे ह्यूज कैपेसिटी के 60 फीट से लेकर कर जो है 30-30 मीटर तक की डेप्थ के रिजर्वायर्स उन्होंने बनाए। वापस उसके ऊपर जो है उसे उसी तरह से उस ग्राउंड को या उस पार्किंग लॉट को उन्होंने वापस रीएस्टेब्लिश किया और उसको जो है भूगर्भ उसको जल के भंडारण के लिए, वर्षा जल के भंडारण के लिए उन्होंने उस कैपेसिटी को जनरेट किया। हम भी अपने शहरों में इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज के साथ किस तरह से काम कर सकते हैं। मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा कि वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो है एडिलेड शहर का सारा पानी को वो जो है शहर के पानी को बाहर निकाल करके कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड में ला करके आर्टिफिशियली जो उन्होंने बनाया उस वेटलैंड में ला करके उसको क्लीन करके आइडेंटिफाइड एक जो है लॉक्ड एक्विफर में सारा पानी स्टोर करते हैं और स्टोर करके उस पानी को जब गर्मी में आवश्यकता होती है तब एक्विफर में से निकाल करके वापस सिटी को रीपे करते हैं। वहाँ प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इस तरह से काम हो रहा है। हम भी, क्योंकि हम सब की भी आवश्यकता है, हम किस तरह से इन विषयों पर काम कर सकते हैं, इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज के साथ में काम कर सकते हैं। हमें स्टोरेज की कैपेसिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है, चाहे वो लार्ज स्केल स्टोरेज हो, चाहे स्मॉल स्केल स्टोरेज हो, चाहे सरफेस के ऊपर हो या जमीन के नीचे हो, हमें इन सब पर काम करने की आवश्यकता है। मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी कहा था, बहुत सारे प्रेजेंटेशन में भी उस विषय पर सभी लोगों ने चिंता व्यक्त की कि सेडिमेंटेशन जिस गति से बढ़ रहा है, ये सेडिमेंटेशन की चुनौती से अगर हमने आज से काम करना प्रारंभ नहीं किया तो आने वाले समय में हम सब के पास में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होगा। हम बहुत बहुत बड़े संकट में जा सकते हैं। जिस तरह से सेडिमेंटेशन से पर साल लॉस, उस लॉस के कारण से जितना उसको अगर मैं जैसा मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि उसको अगर मोनेटाइज कर लिया जाए तो हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान होता है और हमारी एक तरफ हमारी कैपेसिटी डिप्लीट होगी और उस कैपेसिटी को हम वापस कभी रीगेन नहीं कर पाएंगे। आज बागड़ा बांध जहाँ बना है वहाँ वैसी साइट हम दोबारा नहीं ढूंढ पाएंगे। गोविंद सर बांध जहाँ बना हुआ साइट हम दोबारा नहीं ढूंढ पाएंगे। जहाँ हमारे देश के सारे बांध होते हैं, सब बड़े बांध जो छोटे बड़े बांध हैं वैसी साइट सब दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी संभावना नहीं। इसलिए वो अक्षुण्ण बने रहें, वो अक्षय स्रोत बने रहें, इसके लिए हमें सेडिमेंटेशन पर हम सबको काम कर, सेडिमेंटेशन रुके, इस पर हम सबको काम करने की आवश्यकता है। हम सब ने इन चर्चाओं में इस बात को देखा कि सबसे ज़्यादा उपयोग जो है पानी का खेती और खेती के पानी के उपयोग को हमने सबसे पहले बड़ी प्रायोरिटी दी। कुछ पॉलिटिकल कंपल्शन के कारण से हमने प्रायोरिटी दी और देश को क्योंकि भोजन के लिए, देश को जो है भोजन के लिए अन्न सफिशिएंट ऐसा बनाना था, फूड सफिशिएंट देश ऐसा बनाना था, क्योंकि हम एक लंबी यात्रा पार करके फूड डेफिसिट से फूड सफिशिएंट और फूड सफिशिएंट से फूड सरप्लस देश बन पाएंगे। लेकिन इस पूरी यात्रा के दौरान में भी हम बहुत ज़्यादा सरप्लस का जो है वो अन्न पैदा कर रहे हैं। आज देश से हम चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम देश से गेहूँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम देश से शुगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम देश से कॉटन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम देश से ग्राउंडनट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ये सारी वाटर गवर्निंग क्रॉप। हमको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे तो काम करना ही है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन विद इन द क्रॉप्स डाइवर्सिफिकेशन पर भी काम करना है, विद इन इंटर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर भी काम करना है, लेकिन उसके साथ साथ में पीने के पानी की प्रायोरिटी है। पीने के पानी को प्रायोरिटी देना होगा। वाटर यूज एलोकेशन जो है उस एलोकेशन पर पीने का पानी पहला होता है। इसके ऊपर भी राज्यों में बैठे हुए सभी पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक लीडर्स को इस पर काम करने और इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज भी देखा हूँ जल जीवन मिशन में काम करते हुए कि मध्य प्रदेश जैसा प्रदेश जहाँ इतने सारे बांध, पंजाब जैसा प्रदेश जहाँ इतनी सारी नहरें, लेकिन आज भी पीने के पानी के एलोकेशन के लिए वहाँ मंत्री को संघर्ष करना पड़ा। निश्चित ही हमको इस दिशा में सोचने और काम करने की आवश्यकता है। इंटरबेसिन ट्रांसफर नदियों को जोड़ने की बात जो है वो यदि मैं करूँ तो इससे उपयुक्त जगह कोई नहीं हो सकती, भोपाल से होगी। 2005 से केन और बेतवा के बीच में इंटरलिंकेज का प्रस्ताव जो है वो डीपीआर की स्टेज से प्रारंभ होकर के 17 साल तक रुका हुआ है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, यहाँ खड़े होकर के धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह। मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम किया। और केवल केन और बेतवा का लिंकेज केवल एक परियोजना मात्र थी, ये देश में एक नए अध्याय की शुरुआत है, नए युग की शुरुआत है। एक नए युग की सूत्रपात जो है भारत में इस केन और बेतवा लिंकेज के माध्यम से हुआ और मैं ये मानता हूँ कि
पिछले 2 दिन तक हमने इन विषयों पर जिस तरह से चर्चा की, we will have to use our influence. All of us will have to use our good offices and influence कि हम किस तरह से वाटर कॉर्पोरेशन पर काम करें, किस तरह से सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन पर पानी लेकर के जाने के लिए हम काम करें। आसाम के प्रेजेंटेशन में आ रहा था कि कितना सारा पानी हर साल आसाम में आता है, हर साल बाढ़ आती है। ठीक इसी तरह की चुनौती बिहार में है, ठीक इसी तरह की चुनौतियां देश के अन्य प्रांतों में भी। हम किस तरह से उस पानी को ट्रांसफर करने के लिए बड़े विशाल हृदय की विशालता के साथ में और एक जो है दूरदृष्टि के साथ में सोचते हुए किस तरह से काम करें, इसे हमें निश्चित ही इस पर टेकअवे के रूप में इस कॉन्फ्रेंस से लेकर के जाना चाहिए। जल शक्ति अभियान के बारे में चर्चा हुई, सभी लोगों ने उसके बारे में चर्चा की। जल शक्ति अभियान की सफलता आप सबके उसके साथ में जुड़ाव पर निर्भर करती है। हम जल शक्ति अभियान जैसे इनिशिएटिव जहाँ 2 तरह के अप्रोच के साथ में काम हो रहा है, एक हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर काम करें, हम अपने ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स को रिस्ट्रक्चर करने पर काम करें, लेकिन उसके साथ साथ में जन भागीदारी को इसके साथ जोड़ने के लिए, इस विषय को एक जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए, लोगों का जो है जुड़ाव उसके साथ में बने, उसके लिए लोगों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह से कल्टिवेट किया जा सकता है, इस दृष्टिकोण से भी जल शक्ति अभियान एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हम सबको और अधिक गंभीरता के साथ में उस पर काम करने की आवश्यकता है। एक विषय जो बार बार मुझे मंत्री बनने के बाद में जिस विषय को लेकर के भी मुझे सबसे ज़्यादा कष्ट होता है कि मैं दर्द सुनता हूँ, मेरे साथी सांसदों से सुनता हूँ, साथी मंत्रियों से सुनता हूँ, जिस तरह से नदियों में कटाव हो और कटाव के कारण से जिस तरह से बिल्डिंग्स धराशायी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, लोगों के लाइवलीहुड डैमेज होता है, लोगों के खेत बह जाते हैं, स्कूल्स बह जाते हैं। ये पिक्चर्स यहाँ भी दिखाए गए थे और मुझे पिछले 3 साल में, मैं आने के हिंदुस्तान से आता हूँ, मेरा अनुभव ये नया अनुभव था, लेकिन 2019 के बाद में मैंने इस विषय को बहुत बार बहुत लोगों से दर्द के साथ में सुना है। इस विषय के भी सकारात्मक समाधान के लिए और संपूर्ण समाधान के लिए हम सबको बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, लेकिन उसके लिए जो पहला काम है कि हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम नदी के घर में या नदी हमारे घर में, हमें फ्लड प्लेन जोनिंग पर काम करना ही पड़ेगा। मुझे सरकार से, राज्य की सरकारों से प्रतिवेदन मिलता है, रिक्वेस्ट मिलती है कि इसको लिमिट को घटा करके 20 किलोमीटर कर दो, 20 किलोमीटर से 10 कर दो, 10 से 2 कर दो, 2 से 500 मीटर तक कर दो। हम नदी के घर में अगर घुसेंगे तो कभी न कभी नदी अपने घर को वापस खाली कराने के लिए, अपनी जगह को खाली कराने के लिए नेचुरल तरीके से अपना रूप दिखा करके हमसे जबरदस्ती छीनने की जरूरत नदी को न पड़े, उसके लिए हम सबको प्लानिंग करने की आवश्यकता है। इन सब विषयों पर हम सब मिलकर के एक साथ काम करें। मैं बहुत सारे विषयों का उल्लेख कर सकता हूँ, लेकिन समय की सीमितता है। विजन 2047 एक बीज रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वो बीज आप सबके मन और मस्तिष्क के दोनों में प्रतिस्थापित करने के लिए इस 2 दिन की कार्यशाला को आयोजित किया गया था। और मैं विश्वास के साथ में कहता हूँ कि हम सबके मन में कहीं न कहीं 2047 का ये प्रश्न जो है हमेशा के लिए होते हैं। हम सब आज से ही उस दिशा में सोचना प्रारंभ करें। भोपाल के इस बीज को भोपाल में छोड़ करके न जाएं, अपने साथ लेकर के जाएं, अपने राज्य के पॉलिटिकल जो है लीडरशिप के हृदय में उसे स्थापित करने के लिए अपने क्षमताओं का उपयोग करें और 2047 के विकसित भारत बनाने के उस मार्ग में पानी की उपलब्धता बाधा न बनेगी, इस संकल्प के साथ में हम सब जहाँ आ जाएं तो निश्चित रूप से हमारी ये 2 दिन की कार्यशाला सफल होगी। आप सब लोग आए, आप सब लोग ने बहुत गंभीरता के साथ में विषय के साथ में जुड़ते हुए 2 दिन तक इस कार्यशाला के आप सब हिस्सा बने। मैं आप सबको उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। लेकिन साथ ही साथ में मध्य प्रदेश सरकार का मैंने आरंभ में भी धन्यवाद किया था, लेकिन फिर धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी इस तरह का कार्यक्रम जो किया जाए इसके पीछे बहुत लंबी तैयारी करनी है। आज हम 2 दिन तक यहाँ आए, मध्य प्रदेश सरकार ने शासन व्यवस्था का उपयोग करते हुए शायद 2-3 दिन पहले इसके लिए कुछ तैयारी की, लेकिन कुछ लोग विभाग ऐसे होंगे जिन्होंने पिछले 6 महीने तक लगातार इस पर परिश्रम किया। 6 महीने तक लगातार घंटों तक आप सब लोग आएंगे, किन विषयों पर हम बात करेंगे, किस तरह से बात करेंगे, बातचीत का क्रम क्या होगा, उन विषयों का तारतम्य कैसा बना रहेगा, उनको कैसे हम सिंक्रोनाइज तरीके से उन विषयों को कर पाएंगे, इस पर बहुत गंभीरता से समय दिया होगा, अपनी ऊर्जा दी होगी। मैं विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ
मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ अर्चना जी का। मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के माननीय जल संसाधन मंत्री श्री मिश्रा साहब का। मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे साथी श्री राम मंदिर जी का, मेरे मंत्रालय के सभी साथियों का, कि उन्होंने अपने परिश्रम से, अपने विवेक से काम करते हुए इस आयोजन को सफल आयोजन कहने लायक बनाने के लिए काम किया है। मैं हृदयपूर्वक उन सब का आभार ज्ञापित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विशेष पहल के लिए एक बार फिर धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो उनका व्यक्तिगत मिशन है रोज पेड़ लगाना, हम सबको भी इस वाटर विजन 2047 की स्मृति स्थायी बने, इस शहर के साथ में भी स्थायी हो उसका हो कि उस दिन यहाँ बीज स्थापित किया गया, देश के सब प्रदेशों की तरफ से एक एक पेड़ लगा करके उस पेड़ के उस पार्क को, उस जगह को वाटर विजन 2047 पार्क ऐसा नामकरण करने की जो अनूठी मुझे लगता है कि ये पेड़ बड़े होंगे और ये पेड़ जो 25 साल बाद में जब बड़े होकर के वायुमंडल में अपनी जो है अपनी ऊष्मा और ऊर्जा का प्रतिनिधन कर रहे होंगे, तब निश्चित रूप से वो इस बात के भी साक्षी होंगे कि इस विकसित भारत बनाने की दिशा में इन पेड़ों को लगाने वालों का भी बहुत बड़ा योगदान था। हम सब के साथ में पास में एक अवसर है, इस माध्यम से हम भारत को विकसित बनाने के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। आई एम सॉरी, तो जो है मुझे माइक की ज़रूरत नहीं, आवाज़ आ रही होगी। इस पूरे कार्यक्रम के लिए सबसे बड़ा धन्यवाद भावना जी कि उन्होंने हमको इतने सारे चैलेंजेस होते हुए भी अपनी मुस्कुराहट के दम पर हम सबको बांधे हुए भी रखा और रोके हुए भी। And sir, I want to thank you and Secretary sir थैंक यू। मान लिया for giving us the independence.